Hello students, welcome to your channel RC the Real Concept, and this time we are here for class 12th and the topic is third colligative property, that is depression in freezing point. Depression in freezing point. Okay, so in the previous lectures we have just discussed about the colligative property. What is the main logic of colligative property? The main thing is to calculate the amount of solute, non-volatile solute, non-electrolyte solute which is dissolved in a solution. Clear? तो लॉजिक वही है कि हमने पढ़ा हुआ है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब मिलता है तो चेंजेज होते हैं आपके पास सॉल्यूशन में. अभी तक हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है. सेकेंड वाली में हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है. आज हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. यदि हम इसको रिलेट करें एक डेली एग्जाम्पल से तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है. एंड द एग्जाम्पल इज कि आपने देखा होगा कि आइसक्रीम्स होती है. अब आइसक्रीम में हमारे पास यदि उसको हमें मेल्ट होने से बचाना है कि यदि वो और ज़्यादा देर तक अपने आप को उसी कंडीशन में सॉलिड कंडीशन में स्टेबल रह सके तो हम क्या करते हैं, उसमें आपने सुना होगा कॉमन सॉल्ट मिला दो. और सोचो कॉमन सॉल्ट मिला देंगे तो वो नमकीन हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगी खाने में. खैर मज़ा अलग है, लेकिन यदि पिघल गई तो भी मज़ा नहीं आएगी. बात समझ में आ रही. वैसे में क्या होगा आपके पास कि ऊपर का हटा के नीचे का खा तो सकते हो. तो लॉजिक क्या है हमारे पास समझिएगा. होता क्या है कि जो NaCl होता है, NaCl क्या करता है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल है, ये तो कंफर्म है कि मतलब खुद का वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं करता वो आपका. तो मतलब वो क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो मतलब ये क्या करता है हमारे पास कि जो आपका बाहर का टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है. और जब ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है तो डैट इज़ द रीजन कि जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, अब हमारे पास वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता. जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आइस पे. जब आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन यदि हमने उसमें NaCl मिला दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री नहीं होगा, अब वो उससे कम हो जाएगा. तो आप समझिएगा, जैसे हमने आपके पास आइसक्रीम है उसमें हमने कॉमन सॉल्ट मिला दिया तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है. कहने का मतलब कि जैसे आइस है, 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तुरंत मेल्ट हो जाएगी. बात समझ में आ रही है. लेकिन यदि हम 0 से उसको -2 कर दें तो मेल्ट होने के लिए आपके पास क्या टेम्परेचर होना चाहिए, -2 से फिर -1 पे आएगी, -1 से फिर 0 आएगी, फिर 0 के बाद मेल्ट होगी. बात समझ में आ रही है आपको. तो वही लॉजिक होता है NaCl का. NaCl क्या करता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसको वो कम कर देता है. कम करने का मतलब कि पहले वो आपका 0 पे आएगा फिर उसके बाद जाएगा. और यदि NaCl ना मिला होता तो 0 से डायरेक्ट आपका वो इंक्रीज करता तो तुरंत मेल्ट कर जाता. लॉजिक समझ में आ रहा है. तो ये क्या करता है, फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है उसको लो कर देता है. और डैट इज द रीजन कि हमारे पास जो चीज़ पहले मेल्ट होने वाली थी अब वो देर में मेल्ट होती है. और डैट इज द रीजन दिस वन इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया. बात समझ में आ रही है. कहने का मतलब 0 डिग्री से वो कम हो गया. बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, 100 डिग्री से ज़्यादा हो रहा था तो उसमें प्लस हो रहा था. अब इसमें क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा. बात समझ में आ रही. और कितने में माइनस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन में. लॉजिक समझ में आ रहा है. तो सेम कंडीशन कि यहाँ से आप ये तो समझ लिया कि डेल्टा TF आएगा. डेल्टा TF का मतलब कि जो चेंज आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो ओरिजिनल था हमारे पास और जो हमारे पास अब आया है आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने के बाद. बात समझ में आ रही है. क्लियर. सो यहीं से स्टार्ट करते हैं आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो हमने बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ऐसे हम पढ़ेंगे इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. सो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन यदि आप देखेंगे, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. क्या, the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid becomes equal. बात समझ में आ रही है कि मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए. कहने के लिए देखो, सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, है ना, और लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड में. तो ये कंटिन्यूसली इक्विलिब्रियम बनता रहता है ना. बॉइलिंग पॉइंट में यही तो हो रहा था कि लिक्विड कन्वर्ट होता था वेपर में, वेपर कन्वर्ट हो रहा था किसमें, लिक्विड में. तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल था किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के. और यहाँ पर क्या होगा कि रेट ऑफ मेल्टिंग जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करके किसके साथ, रेट ऑफ फ्रीजिंग के साथ. तो वो जो टेम्परेचर होगा हमारे पास, जिस टेम्परेचर पे दोनों वेपर प्रेशर सेम हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. तो यदि हम इसका एक ग्राफ बनाना चाहें तो देखिएगा जरा, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का. तो मतलब सपोज करिए हमारे पास यहाँ से समथिंग ऐसी कंडीशन गई
तो ये जो आपके पास होगा कर्व, ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि मतलब इस पॉइंट पर जाकर के वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं आपके पास, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट हमारे पास होगा, हम इसको लेट कर सकते हैं क्या कि भाई हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर हम कह सकते हैं इसको ये क्या है, पी है। इस पॉइंट पर जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वही हो जाता है क्या, फ्रीजिंग टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है कि मतलब ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है हमारे पास, अभी हम इसको इनिशियल आपका P0 ही रहने दें, एटीएम प्रेशर क्यों करें, तो इनिशियल प्रेशर जो आपके पास है जब उसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं मिलाया हुआ है, याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं मिलाया हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको हमने बोल दिया P0 का मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है। तो डैट मीन्स आपके पास इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि ये सॉलिड का हो गया, ये लिक्विड का हो गया, तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेट क्या है, सेम है। ये कर्व है आपके पास, यदि हम बोल दें कि ये किसके लिए है, तो ये सॉलिड के लिए है, और ये किसके लिए आपके पास, लिक्विड के लिए है। तो यहाँ पर आकर के पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब आपके पास वेपर प्रेशर उनका सेम हो गया। वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर जब सेम हो गया, दोनों का वेपर प्रेशर कितना, P0, तो हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हुआ उसी पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वही होगा क्या, TF, दैट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब ऐसे ही समझिएगा, यदि हमने इसमें कोई एक और सॉल्यूट मिला दिया तो वो क्या करेगा हमारे पास, वो आकर के समथिंग कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। इसको हमने बोल दिया क्या, इसको बोल दिया हमने सॉल्यूशन 1। तो अब हमारे पास जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ से फिट जाएगा आपके पास, तो इसको हम बोल देंगे क्या, P1। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, TF1। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, क्यों, क्योंकि आपने यही तो पढ़ा कि जैसे आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया वैसे ही उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब कि ये सॉल्यूशन देखिए जरा, अब वेपर प्रेशर पहले इतना था, अब वेपर प्रेशर इतना हो गया, तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे वो आ जाएगा उसका नया फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देखो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि आपने एक और ले लिया सपोज करिए हमारे पास, तो समथिंग कुछ ऐसी कंडीशन, यहाँ पर आपके पास आकर के ये कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, P2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, TF2। बात समझ में आ रही है। सो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास इनके बीच का, यही है आपके पास डेल्टा TF1। यदि हम बोले कि इस डिफरेंस की बात करें तो हो जाएगा डेल्टा TF2। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाते जाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। कहने का मतलब कि जो हमारे पास ये कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट नीचे नीचे डिक्रीज होता जाएगा, तो टेम्परेचर भी आपका कम होता जाएगा, और जो उनका डिफरेंस होगा वो आपको प्रोवाइड करा देगा क्या, डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब समझ में आ गया कि मतलब कम हो रहा है, एलिवेशन का मतलब बढ़ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। तो जिस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर जो आपका सॉलिड लिक्विड है सेम होगा, उस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि आपका टेम्परेचर जो है वही आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलेगा वैसे वैसे वो आपका लोअर होता जाएगा, एंड दैट शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। अब एक्सपेरिमेंटली वही सेम कंडीशन जो हमने पढ़ी हुई थी आपके पास, किसमें, मोलैलिटी एलिवेशन वाले केस में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड, कि एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि जो डेल्टा TF होता है हमारे पास, दैट मीन्स जो आपका डिप्रेशन हो रहा है इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपका इक्वल हो जाता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है कि जो हमारे पास मोलैलिटी है दैट इज मोल पर kg, वही आपका डायरेक्टली हो जाता है किसके, डेल्टा TF के। तो यहाँ से यदि आप प्रोपोर्शनल हटा दोगे तो वहाँ पर kb आ गया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, kf आ जाएगा। इसके भी तीन नाम हमारे पास, क्या, ये हो जाएगा आपके पास मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखना है FP। दूसरा नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। और तीसरा नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरा नाम हो जाएगा हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। बात समझ में आ रही है, क्लियर। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वहाँ पर इबुलियोस्कोपिक था, यहाँ पर क्रायोस्कोपिक। तो अब वही चीज़ लॉजिक कि ये KF आपका हर एक ऑलमोस्ट जो सब्सटेंस होता है उसके लिए फिक्स रहता है, तो इस पर हम आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रख सकते। क्लियर। सबके लिए आपका अलग अलग होता है।
तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। ये क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया। आइसक्रीम में क्यों बोला जाता है आपके पास शॉर्ट मिला, तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, अब इसी से हम आपके पास हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। क्लियर, कि जो आपका मोलर मास है उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हमने क्या पढ़ा आपके पास कि डेल्टा टी एफ क्या आ गया हमारे पास, के एफ एम। अब ये के एफ की यदि डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो आपको पता ही है, सीधा सा लॉजिक कि एम जो मोलैलिटी है उसको 1 ले लो, और 1 का मतलब क्या हो गया 1 मोल पर केजी। तो वैन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो उसका जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है जब इक्वल हो जाता है किसके, हमारे पास डेल्टा टी एफ के, तो वही हमारे पास होता है क्या, के एफ। कहने का मतलब समझ लो आप इसको, के एफ है, एम की वैल्यू क्या ले ली हमने 1। क्लियर, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो आपका यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्लियर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इक्वल हो जाता है हमारे पास किसके, यस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपके पास 1 मोल ऑफ सोल्यूट को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। बात समझ में आ रही है, ये फ्रीजिंग ही तो होता है हमारे पास कि 1 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एम। तो यदि इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हम कह सकते हैं आपके पास कि जो डेल्टा टी एफ है वो इक्वल हो जाएगा किसके, के एफ के। क्लियर, तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा तो उस समय जो के एफ है वो इक्वल हो जाएगा किसके, डेल्टा टी एफ के। यही डेफिनेशन आपको के बी में भी बताई गई थी। अब देख लीजिएगा हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत सिंपल सा, क्या कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो हमने बताया था कि सॉल्यूट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास 1 से रहता है, तो W1। अब याद रखिए W1 किस में होना चाहिए, kg में, है ना। तो क्या लॉजिक हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, सीधा सा लॉजिक N2 अपॉन W1, है ना। तो डेल्टा टी एफ के एफ, अब यहाँ देखिएगा N2 का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ सोल्यूट है अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में तो W1 रहेगा। क्लियर, तो यहाँ से M2 निकालना है, तो M2 इस तरफ आ जाए और इधर क्या बचेगा, के एफ W2 अपॉन डेल्टा टी एफ, और W1 तो पहले से था ही था। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर याद रखिएगा कि W1 किस में आपके पास, kg में, और इफ़ W1 इज इन ग्राम, W1 इज इन ग्राम, तो ये भी सिंपल सा लॉजिक है कि सपोज करो W1 आपके पास ग्राम में आ जाए, तो ग्राम का मतलब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, है ना। तो मतलब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, M2 इक्वल टू के एफ W2 अपॉन डेल्टा टी एफ, और यहाँ क्या आ जाएगा W1 अपॉन 1000, जब आपका ये किस में था, ग्राम में, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 के एफ W2 अपॉन डेल्टा टी एफ W1। याद रखिएगा कि ये तब के लिए है जब W1 आपका किस में हो, ग्राम में। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया गया है जिससे कि आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें आपका कमी आ गई है। क्लियर, लॉजिक समझ में आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्रेशन हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ी हुई थी, यहाँ पर भी थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। है केवल सिंपल सी कि हमने पढ़ा हुआ था कि जो आपका के एफ होता है ना, किसके इक्वल हो जाता है हमारे पास, आर टी एफ स्क्वायर एम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 1000 और डेल्टा एच फ्यूजन। क्लियर, तो ये तब की कंडीशन होती है जब हमारे पास के एफ आपका नहीं दिया गया होता है। तो वहाँ पर हम कैसे निकालते हैं उसको, आर की वैल्यू, टी एफ की वैल्यू, एम सॉल्वेंट 1000 इंटू दिस, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करके हम के एफ निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको क्वेश्चन में यूटिलाइज करते हैं। क्लियर, तो ये आपका बोर्ड पर्पज के लिए नहीं, कॉम्पिटिशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था, बट फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम कंडीशन आपको बताया था हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी, वहाँ पर टीबी था, तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यदि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला आपको लिखना है तो सीधा सा लॉजिक है, क्या हो जाएगा, जो लैटेंट हीट है हमारे पास, फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, जहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता होना चाहिए
क्या हो जाता है हमारे पास Q/m, क्लियर, जहाँ पर ये आपके पास ग्राम में होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, टोटल एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ मास, 1 ग्राम ऑफ मास है ना, उसका जो आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है पर यूनिट ग्राम, वही होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वही लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यदि मल्टीप्लाई मोलर मास से करा दें तो ये जो मिलेगी ये आपका मिल जाएगी कि 1 मोल के लिए आपका कितनी एंथैल्पी रिक्वायरमेंट होगी। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे आपका सॉलिड है, अब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो आप जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड को क्या करोगे, हीट प्रोवाइड कराओगे ना, तो वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। बात समझ में आ रही है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो ना, और जब लिक्विड से कन्वर्ट कराओगे सॉलिड में तो वो रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है, तो जब रिलीज होगी तो डेट इज हो जाएगा क्या, एक्जोथर्मिक, और यहाँ पर क्या हो नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डेट इज एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही है। सो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, कि वेन एवर वी विल जस्ट एड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दैट विल जस्ट डिक्रीज द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर, और जो डिक्रीज होगा उसी को बोल देंगे डेल्टा TF। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको और कैसे अच्छे समझ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है TF ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब आपको यहाँ से TF निकालना है। तो जब कभी भी TF निकालना है तो ये चीज़ तो श्योर हो जाओ कि आपको मतलब किससे है, डेल्टा TF से, क्योंकि हमने डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है TF का। हम डेल्टा TF निकालेंगे, फिर 273.15 में उसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, जहाँ से हमारे पास TF आ जाएगा, क्लियर। और डेल्टा TF निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने आपका, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ पर यदि आप चाहो तो M को हटा सकते हो, लिख सकते हो W2/M2 इंटू 1/W1, और W1 किस में होना चाहिए आपके पास, kg में। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंटेनिंग 0.60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लो, 0.60 ग्राम, और क्योंकि ग्लूकोज है तो मोलर मास ही पता चल जाएगा, C6H12O6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 96, तो 6 to 8 0 180 ग्राम पर मोल, क्लियर। ये इसका मोलर मास आ गया। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपके पास W1 दिया गया है कितना, 100 ग्राम, तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। ओके, अब फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, डेल्टा TF इक्वल टू KF कितना दिया गया है वाटर का, याद रखना है आपको, क्वेश्चन में वैसे दिया गया होता है। W2 कितना दिया गया है, M2 कितना दिया गया है, W1 100। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000 होगा, तो अपॉन वाला 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया आपके पास 10 टाइम्स। यहाँ से पॉइंट हट गया, 2 जीरो इंक्रीज कर गए, 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 6 से कितना आ गया 300, 10 से कितना आ गया आपके पास 30। अब 30 से यदि इसको आप डिवाइड करना चाहो, या 3 से देख लो, 3 से 10, 3 से कितना आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, और ये क्या आ जाएगा 62, और 10 से डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा 0.062 केल्विन। और यदि आपको TF निकालना है तो सीधा सा लॉजिक आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन है ना, यही तो कंडीशन हो गई। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया आपके पास, यस नो, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यही तो हो गया कि 0 + 273.15 केल्विन में ऐसे तो कन्वर्ट करते हैं, तो वो इसीलिए आपका 273.15 से 0.062 सब्ट्रैक्ट करा दिया जाएगा। यहाँ 0 ले लो, तो 10 to 8 4 6 8, यहाँ बचा आपके पास 0, दैट इज 272.08 केल्विन। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए, हमारे 2-3 क्वेश्चन कराने से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, है ना। हम आपको केवल ये बता रहे हैं इस टाइप के होते हैं, प्रैक्टिस आप जितनी हो उतनी करते रहिए। अब आ जाते हैं व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ से आपको W2 निकालना है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल शायद आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने बताया था इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2H और CH2H, और इसका मोलर मास ही बताया था 62 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास दी गई हैं,
एक और चीज़ दी गई है कि इसको ऐड किस में किया जा रहा है, 18.6 kg ऑफ वाटर, मतलब W1 दिया गया है और ये ऑलरेडी किस में दिया गया है, किलोग्राम में। तो आपको निकालना है। अच्छा हाँ, इसमें कुछ चीज़ और दी गई है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो रहा है, 0 से -10। तो आप देखिएगा 0 से 10 को हम 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, हायर माइनस लोअर, तो 0 माइनस और फिर ब्रैकेट में -10, तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, +10 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लिख सकते हैं 10 केल्विन, क्योंकि चाहे तो आप इसमें 273.15 ऐड कर दो, फिर इसमें भी ऐड कर दो, है ना, मैग्नीट्यूड में ऐड करना, ये नहीं कि आप माइनस में ऐड कर दो, बोलो नहीं सर। तो जब ऐड करके सब्ट्रैक्ट कराओगे तो भी कितना आएगा, 10 केल्विन। तो हमेशा डिफरेंस किस में लिया जाता है, केल्विन में, तो याद रखिएगा, इसलिए हम केल्विन में लेंगे। तो डेल्टा TF किस में लिखा हुआ है, 10 केल्विन। अब आपको क्या निकालना है, W2, फॉर्मूला लिख लो डेल्टा TF का, KF इंटू M, M को क्या लिख सकते हो, है ना, और 1/W1। आपको W2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन KF। कोई प्रॉब्लम। अब डेल्टा TF कितना दिया गया है, 10, मोलर मास कितना दिया गया है, 62, W1 कितना दिया गया है, 18.6, KF कितना दिया गया है, इसमें दिया नहीं गया, ऑलरेडी ऊपर वाले में लिखा हुआ था 1.86। क्लियर। अब ये आपका चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी किलोग्राम में है। हम तो चेंज तभी करते हैं ना सॉल्वेंट का मास, जब वो आपका ग्राम में होता है। सो वी विल नॉट चेंज इट। यहाँ से आपने कैंसिल आउट किया, 10 टाइम्स आ गया, तो 10 10 100 क्या आ गया आपके पास, 6200 ग्राम, या कह सकते हैं 6.2 kg। क्लियर। हार्ड था, कुछ नहीं था। तो पहले वाले में हमने क्या निकाला, चेंज इन टेम्परेचर, इसमें क्या निकाला हमने आपके पास, मास, है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना कि फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा ना, फॉर्मूला तो दूसरा पढ़ा ही नहीं, तो बस उसी से एप्लीकेशन होंगे। ये चीज़ माइंड में आ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा, कैलकुलेट द TF ऑफ 1 मोलर। ये आपके पास स्टार मार्क क्वेश्चन है। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। और हमने एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही हमने दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट में भी कराया था। तो देखिए जरा, जैसे ही 1 मोलर लिखा हुआ है और किसका है, NaBr का, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल NaBr प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना। 1 मोल NaBr इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, NaBr कितना होता है, 23 प्लस और Br का दिया गया 80, मतलब 103 ग्राम, है ना। इतना आपके पास NaBr है कितने में, 1 लीटर में। आगे डेंसिटी भी दी गई है, तो जब कभी डेंसिटी दी गई है, सॉल्यूशन आपको पता ही है, तो आप निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमको सॉल्वेंट चाहिए ना, सॉल्यूट तो मिल गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाई जो वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, और ये किसमें, ml में, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1060 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या कर दोगे आप, 1060, ये तो आपके पास क्या है, सॉल्यूशन का मास, और सॉल्यूट का मास कितना है, 103। कितना आ जाएगा, 957 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको TF निकालना है। तो ये चीज़ आप लिख के रख लो कि TF कभी भी आपके पास निकालोगे तो डेल्टा TF से ही निकलेगा। तो डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू M। क्लियर। और शायद आपको याद हो, हमने बताया था कि जब कभी भी आयनिक सॉल्यूट की बात होती है, हमने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्वेश्चन भी कराया था। ये क्वेश्चन हम उन्हीं के साथ इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हालांकि जो आई का कॉन्सेप्ट है वो हम लास्ट में पढ़ाएंगे, वांट ऑफ फैक्टर, लास्ट क्लास में भी बताया था, इसमें भी बता रहे हैं। बट अभी आपको नॉर्मल सा छोटा सा ये समझना है कि यहाँ पर आई आएगा, आई होता है वांट ऑफ फैक्टर, और ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो अब आपसे बोला जाए कि आई की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, तो Na प्लस Br माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रही है। क्लियर। तो यही आपका क्वेश्चन गलत कर देता। तो अभी ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये मॉडिफाइड बन जाती है जब आई इसमें ऐड हो जाता है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आयनिक सॉल्यूट्स के लिए। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया कि डेल्टा TF इक्वल टू 2 इंटू KF की वैल्यू हमको पता है 1.86 M2। अब M कैसे निकालना था,
देखिए मोल्स दिए गए 1 मोल है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 957 अपॉन 1000 करोगे, अपॉन वाला 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व यदि करोगे इसको तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट इतना 3.72 इंटू 1000 अपॉन 957 है ना। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो 372 और 1230 आ जाएंगे अपॉन 957, 372 इंटू 30, हाँ ठीक है 957, 2 पॉइंट पे आपका यहाँ पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब 957 से आप डिवाइड करा दो 3720 पे, तो कितना चला जाएगा 4 टाइम्स, ज़्यादा चला गया, अप्रॉक्सीमेट 3.9 टाइम्स समझ लो। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 3.9 केल्विन आ गया, TF निकालना है 273.15 में आप इतना क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सो ऐसे क्वेश्चन को समझना था। जब कभी भी आयनिक सॉल्यूशन की बात करी जाएगी तो आपको याद रखना उसमें आई का कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा। इनमें क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। यहाँ पर आपके पास आयनिक कंपाउंड आ गया तो उसमें लगेगा। दूसरी चीज़, जब कभी मोलर की बात करी जाए तो इसका मतलब 1 मोल दिया गया इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलल हो तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, तो मोलल और मोलर डिफरेंस पता होना चाहिए। मोलर दिया गया है, डेंसिटी दी गई, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मास जरूर निकालना है। क्लियर, इसीलिए दिया गया, अभी देखने के लिए नहीं दिया गया। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये आपका दोनों को कंबाइन करा रहा है, डेल्टा TF और डेल्टा TB को। देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो यूरिया से आपको याद होना चाहिए NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है और इसका मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। हैड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, तो यदि बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया गया तो आप यहाँ से डेल्टा TB निकाल लो। डेल्टा TB क्या हो जाएगा 373.17 माइनस 373.15, तो कितना आ जाएगा 0.02 केल्विन। ये आ गया हमारे पास डेल्टा TB। क्लियर, तो अब निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको याद रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी डेल्टा TF के बिना निकलेगा नहीं, ये तो हमने बताया हुआ है। और डेल्टा TF क्या होता है KF इंटू M, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी डेल्टा TB की इक्वेशन क्या हो गई KB इंटू M, इक्वेशन सेकेंड। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको मोलैरिटी के बारे में तो कोई हिंट दे ही नहीं रहा है। कहाँ कौन बता रहा है, कौन बता रहा है आपके पास कि कितना मास दिया गया है यूरिया का, कितने सॉल्वेंट में कंबाइन है। तो इसका मतलब ये तो फैक्ट है कि मोलैरिटी का कुछ यूज नहीं हो रहा होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करना क्या था इसमें। तो डेल्टा TF आपके पास हमने ये एक्सप्रेशन रख दी, डेल्टा TB की एक्सप्रेशन रख दी। हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दिया। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास KF अपॉन KB। और KF की वैल्यू क्या दी गई है 1.86 और KB की वैल्यू क्या दी गई है 0.52। कैंसिल आउट कर दिया हमने आपके पास, 2 से कैंसिल आउट कर दो उसको, तो क्या आ जाएगा 93/26 है ना। अब यही वैल्यू आपके पास जो आई है डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB की, वो इक्वल करा दो इसके। देख लो डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB 93/26। अब डेल्टा TB की वैल्यू देखो क्या आई थी 0.02, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा हमारे पास 93 इंटू 0.02 अपॉन 26। पॉइंट हटा दोगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना। 13 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भैया, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 0.7 है 0.07, हाँ इतना ही समझ लो आप केल्विन। और फिर यहाँ से आप निकालो TF में क्या कर दोगे 273.15, इसमें सब्ट्रैक्ट करा दो 0.07, तो कितना आ जाएगा 273.08 केल्विन। क्लियर, कैलकुलेशन चेकआउट कर सकते हो आप। सो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसकी और प्रैक्टिस करिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्लियर, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के आइएगा। टिल देन बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।